हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। 100 बार बोला हुआ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो सुपर सीरीज वाली क्लास चल रही है उसमें आज क्लास नंबर 2 है और क्लास नंबर 2 का हमारा टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन या फिर आप कह सकते हो फंक्शन एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स। उठा के देखो पुराने साल क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको हर एग्जाम में उससे लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में हम लोग देखो सॉइल साइंस कोशिश कर रहे हैं कवर करने की। रिस्पॉन्स अच्छा रखो तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते भी रहेंगे। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे सब ठीक चला तो हम लोग फिर टेस्ट भी लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन में कुछ फ्री टेस्ट वगैरह डालेंगे जो आपको देना भी होगा। ठीक है, चलो भाई क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा मिनरल न्यूट्रिशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ढंग के तरीके से पढ़ना होगा मैं। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन एफओ में पूछा गया है। इसके अलावा एफओ में आपका ब्लॉसम एंड रोड, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन बनता है। क्या बोला, ब्लॉसम एंड रोड है ना, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन बनता है, ये भी एफओ में आया हुआ है। इसके अलावा एक आसान से क्वेश्चन और पूछा हुआ था कि भाई इनमें से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल अभी तक बहुत ज़्यादा ऐसा टफ देखने को मिला नहीं है। ठीक है, बट कब देखने को मिल जाएगा क्या पता, है ना। ठीक है, तो हम लोग उस हिसाब से तैयारी करते हुए चलेंगे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको चलो वापस एक बार डिस्कस फिर से करेंगे अपन। ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ना, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी में आएंगे बट पहले हम लोग मिनरल न्यूट्रिएंट्स की तो बात करें एक बार। ठीक है, तो देखो भाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो देखो पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है। ठीक है, देखो कुछ होते हैं आपके बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट जिससे पूरा प्लांट बना होता है। अरे छोड़ो, बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट पे भी आते हैं, पहले एक चीज़ और है। देखो सबको पता है, हर किसी को पता है कि कौन आया था, आर्नन एंड स्टाउट। ठीक है, हर किसी को पता है इनका नाम। ईयर भी याद है ना सबको, 1939। नहीं याद है तो याद कर लो भाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 16 इसेंशियल एलिमेंट्स दिए थे। इन्होंने क्या किया था, 16 इसेंशियल एलिमेंट दिए थे 1939 में। हालांकि 1987 में एक नया एलिमेंट और जुड़ गया, निकेल। तो निकेल से भी क्वेश्चन बनता है कि भाई लेटेस्ट एलिमेंट कौन सा ऐड हुआ है आपका इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में, इट इज़ निकेल। इन्होंने क्या बोला था कि भाई 3 टाइप के इन्होंने क्राइटेरिया देते कि अगर इन 3 चीज़ों को कोई भी एलिमेंट फॉलो करता है तो वो होगा इसेंशियल न्यूट्रिएंट। पहला, अगर वो एलिमेंट अब्सेंट है, वो अगर एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल या तो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ हो या उसका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, उनमें से कोई एक कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मतलब प्लांट की लाइफ साइकिल उसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। दूसरा, अगर वो एलिमेंट डेफिशिएंट है तो उसकी कमी वही एलिमेंट पूरा कर सकता है। नाइट्रोजन कम है तो आप फॉस्फोरस डालोगे तो नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी सिम्टम चला नहीं जाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी नाइट्रोजन ही क्या करेगा, पूरा कर सकता है। और तीसरा कि उसका डायरेक्ट कोई रोल होगा मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो ये आपका आर्नन स्टाउट थे, 16 एसेंशियल एलिमेंट दिए थे। ठीक है, तो ये वाली बात हुई। तो अभी टोटल एलिमेंट कितने हैं एसेंशियल, 17 हो चुके हैं। 17 में भी अगर मैं बात करूं तो सी एच ओ को अपन बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट। क्योंकि आपका जो मैक्सिमम प्लांट की बॉडी है 95 to 96%। ठीक है, क्या बोला, 95 से 96% ये आपकी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के ये 45% जिसमें कार्बन होगा आपका, 1 से लेके 5% हाइड्रोजन होगा और आप कह सकते हो 45% ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट है और एनपीके का भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपका 95 से 96% ये हो गया। मैं आपको एक और चीज़ बोल दूँ यहाँ पे, एनपीके। इसके बाद सबसे ज़्यादा आपको एनपीके मिलेगा जो कि लगभग 2.7% होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि ज़्यादा कुछ बचा नहीं, 1-2% के आसपास जो बचा वो बाकी की जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है वही बचे। ठीक है, आप 17 में से 16 हटा दो, बाकी जो भी 11 एलिमेंट्स है वो आपके इससे भी कम बचे हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो, तो इसका आंसर हमारा इजी था, क्लियर हो गया क्या, 45%। तो ये पॉइंट क्लियर हुए। अर्नन स्टाउट 1939 याद रखना है, 16 एलिमेंट्स दिए थे। 1987 में कौन सा जुड़ा, निकेल जुड़ा है। ठीक है, इतना आपको बस यहाँ पे याद रखना है। उसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको बताया 45%। चलो, अभी भी हमारा ये चल रहा है, पूछ रहा है कि इनमें से अनआयनिक इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट कौन सा है, एनआयनिक वाला। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से भी वो पूछते हैं कई बार। क्योंकि ज़्यादातर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कैटायंस होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो क्या होता है ना, पता होगा वैसे आपको, बट हम लोग को भी तो वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा ना। 3 तो हमने कह दिए, कहाँ गया, ये रहा। देखो भाई हमने क्या बोला, 3 आते हैं आपके बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट। 3 बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट हो गए।
उसके अलावा हम बात करें तो बाकी की जो न्यूट्रिएंट्स है वो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड कर दिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हुए आपके, इसमें आपके आते हैं प्राइमरी। देखो मैक्रो मतलब जो क्वांटिटी ज़्यादा है, माइक्रो मतलब जो क्वांटिटी कम है। अब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एग्जैक्टली कितने से क्वांटिटी ज़्यादा है ना, पर जनरली बोलते हैं कि भाई आयरन का जो अपटेक है उससे ज़्यादा अगर अपटेक हो रहा है तो वो मैक्रो है, और आयरन के अपटेक से कम अपटेक हो रहा है तो वो माइक्रो है। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स भाई याद रखना, एनपीके पता नहीं है तो भाई साहब इसको घोल बना के पी जाओ। एनपीके बहुत जगह काम आएगा आपके कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी, दोनों की दोनों क्या है, आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। मैक्रो यानी इनकी क्वांटिटी जो है ज़्यादा लगेगी, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। यहीं पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपके देखो प्लांट के लिए एनपीके, देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो प्लांट को अबंडेंटली मिल जाता है, वो क्योंकि एयर से ले लेगा, वाटर से ले लेगा, कहीं ना कहीं से ले लेगा। बट बाकी एलिमेंट जो है उसको अलग से कहीं ना कहीं से चाहिए होते हैं, भले वो सॉइल से ले, फर्टिलाइजर से ले, कहीं से भी ले। तो प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स है वो एनपीके है। चौथे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्लांट के लिए, इट इज सल्फर, है ना। एफओ में क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। तो प्लांट का जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो कौन सा है, सल्फर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब ये नहीं है कि आपका आयरन नहीं है तो प्लांट के मजे हैं, फिर भी वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर नहीं पाएगा क्योंकि इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। बस ये कि ठीक है आयरन तो फिर भी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, जैसे मोलिब्डेनम है तो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, बट चाहिए होता है, ठीक है। ठीक है भाई, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें आ जाओ आप आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, ठीक है। उसके अलावा आपका निकल हो गया, ठीक है। ये हो गए आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और नीचे में और लिख दूं बोरोन, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। तो जो ये नीचे के तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने लिखे, दीज आर एनाइंस। ऊपर वाले सारे कटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, और ये वाले क्या हैं, अनायंस है जो नेगेटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रहेगा आपको, नहीं रहेगा तो करो। मैक्रो माइक्रो क्या है, बड़ी आसान सी चीज़ है, ये भी हमने बात करी, ठीक है। चलो स्ट्रक्चरल हो गए। देखो आपको एक और चीज़ मैं बताऊं, जो आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम होता है, इनको बोलते हैं एसेसरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट, है ना। ये ऐसा इतना नहीं पूछता, मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। एसेसरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, ये जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट थे इनको बोलते हैं एसेसरी, मतलब ये भी थोड़े बहुत स्ट्रक्चरल एलिमेंट का काम करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलो इतना हो गया, ठीक। और आपके ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, इनको हम जनरली क्या बोलते हैं, इनको हम ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। किसका, कैटलिस्ट का, मतलब कोई रिएक्शन चल रही है उसका रेट क्या करेंगे, फास्ट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, बोथ बी एंड सी हो गया, ठीक है। चलो कुछ छूटे ना, मुझे बस ये लगता है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रेजेंटेशन यूज नहीं करी हुई है। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की बात चल रही है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे दो चीज़ें, एक होता है कटायंस जिनके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इनका बहुत ही आसान है। मेन चीज़ है अनायंस की, और क्वेश्चन भी आपसे अनायंस के रिगार्डिंग ज़्यादा पूछता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई कटायंस को नहीं पूछता, कटायंस का भी पूछ लेता है, ठीक है। कटायंस का देखो याद कैसे करना है अपन को, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये आपके मोनोवेलेंट है, मतलब सिर्फ +1 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे। उसके अलावा जितने भी हैं, ठीक है, इसके अलावा जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके 2+ की फॉर्म में क्या होंगे, 2+ की फॉर्म में अपटेक होंगे। जैसे कि आप मान लो कौन सा ले लें, आयरन ही ले लो, मैग्नीज ही ले लो, ठीक है, आप कोई भी ले लो, सोडियम पोटेशियम छोड़ के आप कोई भी ले लो, निकल ही ले लो, सबके सारे कटायंस क्या होते हैं, +2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई, तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैंने क्या बोला, सोडियम पोटेशियम +1 में है, उसके अलावा सारे के सारे क्या है, 2 वैलेंसी के साथ अपटेक होते हैं। आप कैल्शियम लो, आप मैग्नीशियम लो, आप कोई भी एलिमेंट उठाओ, ये टेबल मैं आपको पूरी प्रोवाइड करूंगा जो आपको याद करनी है, ठीक। बट अनायंस का खेल थोड़ा सा अलग है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबका अलग है। जैसे सल्फर का सल्फेट की फॉर्म हो गया, फॉस्फोरस का तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछते हैं ना, आपका हो गया H2PO4- एंड HPO4-, ठीक है। बोरोन का तो मैंने क्वेश्चन डाला है, बताऊंगा नहीं मैं फिर, ठीक है। अभी ये टेबल पूरा मैं आपको दूंगा जो आपको याद करना है। इसका आंसर समझ गए ना, निकल वाला गलत है, क्योंकि मैंने क्या बोला, सोडियम पोटेशियम को छोड़ के बाकी सारे के सारे +2 की फॉर्म में क्या होंगे, अपटेक होंगे, ठीक है। समझ आई बात, नहीं आई तो अभी टेबल देखेंगे अपन। बोरॉन का पूछा है भाई, बोरॉन का बताओ, बोरॉन का भी इंपॉर्टेंट है। देखो फॉस्फोरस और बोरॉन का ना थोड़ी एक चीज़ सिमिलर है, क्योंकि वो पीएच के साथ उनका जो अवेलेबल फॉर्म है वो थोड़ा सा वेरी करेगा, वहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन होता है ना। आई होप ज़्यादा फास्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, बोरॉन की फॉर्म पूछिए। बोरॉन को अपन एब्जॉर्ब करते हैं किस फॉर्म में, बोरिक एसिड की फॉर्म में। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये एक्चुअल में लाइव क्लास नहीं है, ये प्रीमियर क्लास है, ठीक है। मतलब 1-2 घंटे पहले रिकॉर्ड किया था इस क्लास को, और अभी ये प्रीमियर हो रही है।
तो बट ऐसा नहीं है कि इंटरेक्शन नहीं हो सकता, आप कमेंट करो, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ और उसका मैं आपको बाद में रिप्लाई कर दूंगा। उसके अलावा परसों अपन मॉर्निंग में रखेंगे 11:30 बजे एक लाइव क्लास, तब आ जाना सबके सब, ठीक है। चलो अब ये वाला टेबल आप देख लो, इसके बाद अपन वही टेबल देखते हैं। उस टेबल में देखो आपको क्या क्या याद करना होगा, चलो अभी टेबल आने तो फिर याद करेंगे ना। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है भी कि भाई कौन से इसेंशियल एलिमेंट, ठीक है। देखो आप एफओ का सीरीज है, ठीक है, एफओ का एग्जाम है, बट आप बाकी एग्जाम भी दोगे, ठीक है। ऐसा सोच के मत बैठना कि यार इसी एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको एक एग्जाम के भरोसे कभी बैठना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो क्या बोला कि भाई किसने किसकी एसेंशियलिटी डिस्कवर की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप भले एक बार के लिए ईयर, कौन से ईयर में की उसको भले आप छोड़ो ना छोड़ो, बट आप डिस्कवर ऑथर का नाम रखना जरूरी है, ठीक। जैसे मैं ईग्रिज की बात करूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन, क्योंकि आयरन के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा अपटेक होता है, इट इज़ आयरन, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी सिम्टम से भी पूछता है। तो ईग्रिज ने आपका आयरन की एसेंशियलिटी बताई थी, के वॉरिंगटन ने बताई थी बोरॉन की एसेंशियलिटी, सी स्प्रेंजल ने तो भाई सब क्या क्या बता दिया। नाइट्रोजन अगर आप छोड़ दो तो पोटेशियम हो गया आपका, वो फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सब की एसेंशियलिटी बताई थी सी स्प्रेंजल ने, ठीक है। और आपका बच्चा क्या, सेचेनॉप, बड़ा आसान है, एस से क्या हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। चलो ठीक नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में ये देखो और याद करो भाई। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है यहाँ पे, कि आपको ये याद रखना है भाई। प्रिस्टले एटल हो गया, ये हो गया, ठीक है, सी स्प्रेंजल हो गया, सेचेनॉप में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ईग्रिच वाला, आयरन वाला सबसे इंपॉर्टेंट, वॉरिंगटन, ये सब याद रखने, समर एंड लिपमैन वगैरह कोई नहीं छोड़ना, सारे के सारे ये ऑथर आपको याद रखने हैं, ठीक। मॉलिब्डेनम का देखो भाई, अर्नन स्टाउट, इसका देखो आप, निकल का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1987, ठीक है। इनमें सब देखोगे ना अगर आप, तो 16 के 16 1939 से पहले डिस्कवर किए जा चुके थे। आर्नन स्टाउट ने 1939 में दिए 16, तो उसके बाद ही एक ऐड हुआ है जिसको हमने बोला क्या, निकल बोल दिया। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। ये और आसान करने के लिए यहाँ पे आपको कटायंस का अलग है, अनायंस का अलग कर दिया। तो ये आपके कटायंस के, कटायंस में मैंने क्या बोला है, आप बस पोटेशियम और सोडियम को छोड़ दो, कहाँ गए ये, बाकी सारे के सारे जो भी कटायंस हैं आपके सारे के सारे पॉजिटिव फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। सारे कटायंस ये आपका अनायंस है ना, जैसे Cl- माइनस है तो वो अनायन है, ना कि वो कटायन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये देखो, ये तो आप भूलना नहीं गलती से भी, ठीक है। देखो नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कटायन के साथ साथ अनायन फॉर्म में भी जाता है ना। जैसे राइस वगैरह तो वो अमोनिया को अपटेक करते हैं, राइस हो गया, टोबैको हो गया, वरना ज़्यादातर प्लांट जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अपटेक करते हैं। फॉस्फोरस का तो मैं आपको आगे फॉस्फोरस अगर पढ़ाऊंगा तो उसको ये पीएच की बेसिस पे भी वो करेंगे अपन डिस्कस, बट इतना समझ लो फॉस्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो न्यूट्रल पीएच पे ही हमेशा अवेलेबल रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आए अगर आपको वहाँ पे ये लिखा दिख गया कि फॉस्फोरस की जो अवेलेबिलिटी वो न्यूट्रल पीएच पे ज़्यादा है, सही है, ठीक है। उसके अलावा एसिडिक में भी वो क्या होगा, एसिडिक में भी डेफिशिएंट है और आपका एल्कलाइन में भी डेफिशिएंट है, और यही दोनों फॉर्म है जो आपका पीएच 7.2 मतलब आपका एकदम न्यूट्रल पीएच पे अवेलेबल होती है, ठीक है। सल्फर का भी याद करो भाई, सल्फेट, बोरोन का याद करो, बोरिक एसिड, H3BO3 क्या है, बोरिक एसिड है। इसे एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो H2BO3 माइनस बन जाएगा बोरेट, ठीक। तो ये दोनों के दोनों अगर ऑप्शन में होंगे तो दोनों के दोनों सही हैं, बट बाई चांस दोनों के दोनों अलग अलग ऑप्शन में हो गए और बोथ वाला ऑप्शन भी नहीं है तो आप बोरिक एसिड के साथ चले जाना, वो सही आंसर मान लिया जाएगा। मॉलिब्डेनम का भी याद करो, बाकी तो चलो कार्बन का CO2 हो गया आपका, है ना, हाइड्रोजन का आपका वही H2O हो गया, और वाटर जो आपका ऑक्सीजन जो है वो वाटर से भी लिया जाता है, ठीक है, ठीक है, CO2 से भी लिया जाता है, वाटर से भी लिया जाता है, ठीक है। ये याद हो जाएगा, कटायंस का, अनायंस के सारे न्यूट्रिएंट फॉर्म आपको याद कर देनी है। चलो भाई कर दा याद, ठीक है। ये टेबल चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करूंगा, पहले आप मुझे बताओगे कमेंट में कुछ चाहिए भी क्या, है ना, मुझे भी तो कुछ पता चले आपको कितना पता चल रहा है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बट इंक्लूड करना बहुत जरूरी था, क्यों, क्योंकि इतनी बार इतने एग्जाम्स में पूछ लेते हैं ना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम तो कुछ छोड़ने नहीं वाले हैं, तो हम कैसे छोड़ दें इसको। पूछ रहे कि भाई कुछ मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट, मतलब प्लांट की ग्रोथ को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, मगर वो प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं है, ठीक है, या फिर कोई स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ही एसेंशियल होते हैं, ठीक है। प्लांट उनकी बिना भी काम चला लेगा, बट अगर वो होंगे तो अच्छी बात है, प्लांट को फायदा ही होगा, ठीक है। तो नाम से समझ में आ रहा है प्लांट को फायदा हो रहा है ना, क्या हो गया, ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स हो गए। देखो अभी तो मैं आपको बेनिफिशियल एलिमेंट में सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल बता रहा हूँ, बट आपको बेनिफिशियल एलिमेंट के बारे में एक दो चीज़ें छोटी छोटी पता होनी चाहिए, सिर्फ एक एक पॉइंट। जैसे कोबाल्ट है आपका, वो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया था, और कोबाल्ट के बारे में बस इतना ही आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक पॉइंट है जो हम लोग बाद में डिस्कस भी करेंगे।
तो देखो बेनिफिशियल एलिमेंट की आपको डेफिनेशन समझ आ गई ना कि ये कैसे एलिमेंट है जो प्लांट को अगर मिल जाएंगे तो उसके लिए बढ़िया है, उसको बेनिफिट फ़ायदा होगा, बट नहीं मिलेंगे तब भी वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा। या फिर वो कुछ प्लांट के लिए भी एसेंशियल हो सकते हैं बट सारे प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं होंगे। तो इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, नाको शीशे, सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन एंड सेलेनियम हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपका वेंडियम होता है आपका, ठीक है। ये आपके स्पेशल 5 है, बट एल्यूमिनियम भी मेंशन किया हुआ है आपका। IEEE की बुक होगी, ICAR की जो आप ई कोर्स देखोगे वहाँ पे एल्यूमिनियम भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। बट ये आपके पहले इंपॉर्टेंट है, नाको, शीशे और वेंडियम, ठीक है, याद रह जाएगा ना, ठीक है। बेनिफिशियल एलिमेंट हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात चलिए। फिर एक बात चले फंक्शनल न्यूट्रिएंट, है ना। फंक्शनल न्यूट्रिएंट मतलब वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में कोई ना कोई रोल प्ले करता है। ये आप भले भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एक चीज जरूर याद रखनी है, ये टर्म किसने दिया था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क करो। फंक्शनल न्यूट्रिएंट टर्म दिया था निकोलस ने, निकोलस 1961, ईयर भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। फंक्शनल न्यूट्रिएंट किसने दिया है, निकोलस ने दिया है 1961 में, याद रहेगा ना, ठीक है। ट्रेस एलिमेंट क्या हुआ, अरे ट्रेस एलिमेंट, ट्रेस मतलब जैसे कहो तो नहीं, इसको ट्रेस करना है तो वही वाली बात है, ट्रेस एलिमेंट। इस एलिमेंट का हम लोग आइडिया लगाने के लिए कि भाई न्यूट्रिएंट जा कहाँ रहा है, उसको ट्रेस करने के लिए क्या करेंगे, ट्रेस एलिमेंट का यूज करेंगे। जनरली कोई रेडियो आइसोटोप होगा, रेडियो आइसोटोप, थोड़ा सा और बता दो आपको इसके बारे में, रेडियो आइसोटोप या फिर स्टेबल आइसोटोप। स्टेबल आइसोटोप मतलब क्या हुआ, मान लो कि नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन का कोई स्टेबल आइसोटोप है, मतलब है तो दूसरा भी वो नाइट्रोजन ही, बट वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्या है, अलग है नाइट्रोजन की, नॉर्मल नाइट्रोजन से हल्का सा अलग है, बट है वो नाइट्रोजन। तो आपने क्या किया, ये भाई प्लांट है, ये सॉइल से नाइट्रोजन को अपटेक कर रहा है, अब आपने फर्टिलाइजर डाल दिया और उससे भी वो नाइट्रोजन अपटेक कर रहे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा फर्टिलाइजर का नाइट्रोजन, कौन सा सॉइल का नाइट्रोजन है। तो आप क्या करोगे, फर्टिलाइजर में आपने ये वाला अलग वाला नाइट्रोजन डाल दिया, अब आपको पता चल जाएगा कि प्लांट में जितने भी आपके अलग टाइप के नाइट्रोजन आ गई, जो स्टेबल आइसोटोप नाइट्रोजन को हमने लिया वो आ गए हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपका फर्टिलाइजर से ही लिया हुआ नाइट्रोजन है, तो इतना नाइट्रोजन प्लांट को उस फर्टिलाइजर से मिला है, ठीक है। तो इसको हमने बोला क्या, ट्रेस एलिमेंट। तो जनरली इसमें रेडियो आइसोटोप्स या फिर स्टेबल क्या बोला, स्टेबल आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, वो ट्रेसर एलिमेंट था, ट्रेस बोल दिया ना, ट्रेस नहीं होता भाई, ट्रेसर एलिमेंट था। ट्रेस, ट्रेस तो मतलब क्या होता है, ट्रेस मतलब छोटी क्वांटिटी, जो बहुत कम क्वांटिटी में होगा उसको अपन बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट, ठीक है। जो अभी हमने कहानी बताई वो ट्रेसर एलिमेंट है, ट्रेस करने के लिए ट्रेसर एलिमेंट है, ठीक है। ये आपका अलग है, ये आपका क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मतलब जो ट्रेस एलिमेंट जनरली उनको बोलते हैं हम, ट्रेस न्यू एलिमेंट हम लोग जनरली उनको बोलते हैं जिनका कंसंट्रेशन 1 ppm से भी कम हो जाता है, ठीक है। इनको बोला जाता है क्या, ट्रेस एलिमेंट। जनरली इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को एक आपका नैनो न्यूट्रिएंट्स भी कह देते हैं कई बार। इसके अलावा बस एक टर्म और बचता है यहाँ पे हमारी टर्मिनोलॉजीज में, हैवी मिनरल्स। हैवी मिनरल्स क्या है, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी से आप थोड़ा समझ सकते हो, हालांकि डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो दो डेंसिटी का रेशियो होता है। किसी की भी डेंसिटी को आप वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करोगे तब आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी आता है, तो ये आपकी 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब भाई मेटल है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा ही होगी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा ही होगी। उसके अलावा हैवी मिनरल लिख दिया या फिर हैवी मेटल, है ना, हैवी मिनरल नहीं हैवी मेटल। उसके अलावा इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, 20 से ज़्यादा होगा। तो ये दोनों वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, बस हैवी मेटल के बारे में 2 चीज़, एक उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 से ज़्यादा और एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा, ठीक है। समझ आई भाई बात। तो अब हमारा देखो मोबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, और इस कॉन्सेप्ट के बाद, ठीक है, क्या इस कॉन्सेप्ट के बाद अपन स्टार्ट करेंगे फंक्शन एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ कमेंट करो, कुछ बताओ, मैं बाद में तो एटलीस्ट कमेंट पढ़ ही सकता हूँ, अभी नहीं तो, ठीक है। चलो, कह रहा है कि भाई इनमें से कौन से एलिमेंट है जो प्लांट के अंदर मॉडरेटली मोबाइल है। ये टेबल भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, बट देखो ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं, है ना। जिसको पता है बहुत वेल एंड गुड, अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेके चलेंगे अपन नाइट्रोजन से, है ना भाई, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। आज दिख रहा होगा, कल थोड़ा सा कलर वो हो गया था, है ना, वो ग्रीन पे से दिखता है बट कल नहीं दिख रहा था, तो कोई नहीं, कलर ही चेंज कर देते हैं। देखो भाई होता क्या है, अब नाइट्रोजन भाई एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन इसमें कई सारी चीज़ें बनाएगा, जैसे मान लो नाइट्रोजन प्रोटीन बनाएगा, नाइट्रोजन क्लोरोफिल भी बनाता है, कई सारी चीज़ों में नाइट्रोजन हेल्प करता है, डीएनए में भी नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो मान लो नाइट्रोजन ने क्लोरोफिल बनाया हुआ है, यहाँ पे क्लोरोफिल का कलर क्या होगा,
क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होगा। आई होप कि मैं बहुत फास्ट नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बार स्पीड का मुझे बताना। अब कंटेंट ज़्यादा है तो टाइम लगेगा, बट ऐसा समझ में आना चाहिए। तो देखो भाई, लीफ में क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन बना रहा है क्लोरोफिल, और लीफ का कलर है ग्रीन। अब नाइट्रोजन प्लांट के अंदर मोबाइल है, और देखो मोबाइल इमोबाइल का बस एक कॉन्सेप्ट समझ लो आप, बाकी याद तो आपको करना ही करना है। कॉन्सेप्ट भी डायरेक्ट एक बार पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, है ना। तो देखो मोबाइल में क्या होगा, अगर मान लो कि सॉइल में नाइट्रोजन कम हो गया, या फिर किसी रीजन से मेज का प्लांट जो है यहाँ पे नाइट्रोजन का अपटेक नहीं कर पा रहा। अब ये वाला जो अपर पोर्शन है, ये क्या हो गया आपका अपर या फिर यंगर पोर्शन, है ना, ये तो यंग है। तो यहाँ पे क्या हो गई, मेरिस्टेमेटिक रीजन है, मतलब यहाँ पे लगातार ग्रोथ हो रही है, नई नई लीफ आ रही है, ये ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको नाइट्रोजन चाहिए भाई, और क्लोरोफिल प्रोटीन हर चीज़ बनाने के लिए, ठीक है। अब नाइट्रोजन उसको मिल नहीं रहा। अब ये मोबाइल था, अब यहाँ नाइट्रोजन कम हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑलरेडी जितना पहले था उतना ही होगा, मतलब ज़्यादा नाइट्रोजन है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन यहाँ से क्लोरोफिल से टूटेगा, क्या होगा, टूटेगा, क्लोरोफिल वगैरह हर चीज़ से टूटेगा और मूव कर जाएगा ऊपर। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर मोबाइल मूव कर सकता है। अब नाइट्रोजन यहाँ से टूट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, नीचे आपका नाइट्रोजन कम होने लग जाएगा। अब भाई क्लोरोफिल वगैरह टूटना शुरू हुए तो प्लांट क्या होगा, पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाएंगी, ठीक है। वो हम आगे आके देखेंगे। बट इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि एन, पी, के, मैग्नीशियम वगैरह, इन सब की डेफिशिएंसी आपको लोअर लीव्स में या ओल्डर लीव्स में, नीचे वाली क्या होगी भाई, लोअर या फिर ओल्डर लीव्स, है ना, उसमें देखने को मिलेंगे। और जो भी इमोबाइल एलिमेंट होंगे, मान लो कि आयरन में ले लूँ, इमोबाइल होता है। अब आयरन है आपका, वो यहाँ से हिलेगा भी नहीं। अब आयरन यहाँ से हिलेगा नहीं तो ऊपर आयरन मिलेगा ही नहीं, ऊपर आयरन नहीं मिला तो उसकी डेफिशिएंसी ऊपर होगी, ठीक है। चलो, मोबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समाप्त। मॉडरेटली आपको पता है जिंक होता है आपका मॉडरेटली, तो ये टेबल को सब के सब याद कर दो, ठीक है। इसका मैं क्रेडिट नहीं उठाऊंगा, मैं कैसे उठाऊंगा, मैं तो वैसे भी इतना बड़ा साइंटिस्ट थोड़ी हूँ कि ये बना दूँ। बट टीएनएयू की वेबसाइट में ये चीज़ मेंशन है, और ये वाला आपका मेंशन है रेड्डी एंड रेड्डी की बुक में, ठीक है। जो इकोनॉमी की रेड्डी बुक है वहाँ पे ये चीज़ ही मेंशन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 2-3 एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट मतलब अभी रिसेंटली, मतलब पिछले 6 महीने के अंदर की बात ही कर रहा हूँ मैं। तो हाईली मोबाइल कौन से होते हैं आपके, एनपी के हाईली मोबाइल है, मॉडरेटली मोबाइल आपका जिंक है, ठीक है। लेस मोबाइल चलो ठीक है, कई सारे हैं लेस मोबाइल, बट इन मोबाइल का याद रखना भाई साहब, कैल्शियम एंड बोरॉन। जब हम लोग एलिमेंट्स की बात करेंगे वहाँ पे हम लोग फिर से ये देखेंगे, क्योंकि इनके डेफिशिएंसी सिम्टम भी थोड़ा उसी हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो ये टेबल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। सॉइल सॉइल सॉइल, देखो सॉइल में भी जल्दी से बताता हूँ। अभी तक हम जो बात करें सब प्लांट की बात करें, हम लोग कंसंट्रेशन की भी बात करें, प्लांट में कंसंट्रेशन की बात करें, ना कि सॉइल में। हम सब कुछ प्लांट की बात करें, सॉइल साइंस है, बट अभी चल रहा है किसका, प्लांट का चल रहा है ना। देखो सॉइल का एक सिंपल सा रूल है, जो आपका सॉइल होता है ना वो जनरली नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो आपका सॉइल है वो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। अब भाई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हैं, तो जो भी अनआयंस हैं, अनआयंस मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि नाइट्रेट, तो वो क्या करेंगे भाई, नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है, धक्का देगा, ठीक है। मतलब नाइट्रेट क्या होगा, आपका कोलाइड के पास नहीं आ पाएगा, मतलब सॉइल में एब्जॉर्ब नहीं होगा, लीचिंग लॉस नाइट्रेट का बढ़ जाएगा। बट उसकी जगह मैं अमोनियम ले आऊँ तो अमोनियम में देखो भाई पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे अट्रैक्ट, तो जो सॉइल कोलाइड है वो आपका अमोनियम आयंस को बांध के रखेगा अपने साथ, तो उसको लीचिंग लॉस थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर जो अनायंस है वो सॉइल में मोबाइल होते हैं, क्योंकि सॉइल ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। तो नाइट्रेट हो गया, सल्फेट वगैरह हो गए, ठीक है, बोरोन वगैरह भी हो गए, ठीक। बट एक चीज़ याद रखना, आपके मैं फॉस्फोरस की अगर बात करूँ, ठीक है, फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूं आपका, और क्या हो गया, फॉस्फोरस और ये मोलिब्डेनम भी है आपका, ठीक है। फॉस्फोरस है, ठीक है, मोलिब्डेनम ये रहा, और ये मैग्नीज वगैरह भी है, ठीक। तो ये जनरली थोड़ा सा इनकी मोबिलिटी जो होती है थोड़ा कम होती है, क्योंकि चिलेट्स वगैरह बना लेते हैं। चिलेट्स मतलब मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं जो थोड़ा बना लेते हैं वहाँ पे, जिस वजह से इनका क्या होता है, मूवमेंट कम होता है। स्पेशली फॉस्फोरस की बात करूँ मैं तो बहुत ज़्यादा इमोबाइल होता है फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस कभी अपन को ध्यान रखना है, सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू मूव करता है। आगे इसको हम डिस्कस करेंगे, अभी आपको ये याद करना है, ठीक है। तो मोबिलिटी इन प्लांट्स हद इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, अमोनियम हो गया, ठीक है। फिर आपका ये फॉस्फोरस वगैरह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स है ना, क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कई सारे, ठीक है। चलो एक बार मैं चेक कर लूँ कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ नहीं छूटा, सब पढ़ा है हमने, ठीक है। हाँ, तो नाइट्रोजन करें स्टार्ट। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल रिक्वायर्ड इन अमीनो एसिड फॉर्मेशन। देखो ये तो सबको पता है, एफओ का 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहली चीज नाइट्रोजन के अपटेक की बात करेंगे,
नाइट्रेट सबसे ज़्यादा जो अपटेक होता है नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम। एक और चीज़ मैंने आपको बोली कि बोथ कटायन एज वेल एज अनायन है। अगर ऐसा पूछ लिया कि कौन सा एलिमेंट है जो कटायन के साथ साथ अनायनिक फॉर्म में भी अपटेक होता है, इट इज नाइट्रोजन। ठीक है, समझ आई बात। दूसरी चीज़ कंसंट्रेशन 1 से लेके 5% किसका, प्लांट के अंदर है ना, ड्राई मैटर। क्या ये ड्राई मैटर कंटेंट है प्लांट में। 1 से लेके 5% होता है नाइट्रोजन का कंटेंट। 1 से कम हो जाएगा तो डेफिशिएंसी सिम्टम प्लांट शो करना शुरू कर देगा। तीसरा, ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग बस 3 पॉइंट ही देखेंगे, उसके बाद फंक्शन पे आएंगे। तीसरा, मोस्ट डेफिशिएंट एलिमेंट। नाइट्रोजन पूरे वर्ल्ड में सॉइल में सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट एलिमेंट है, और पूरे वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट एलिमेंट है इट इज नाइट्रोजन। ठीक है, याद रहेगा। और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मैं बात करूं तो कमेंट करो कौन सा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट एलिमेंट। जब माइक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ेंगे वहीं पे डिस्कस करेंगे। अब चलो बात करते हैं इसके फंक्शन की, इतने में हो जाएगा वैसे फंक्शन। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको क्लियर है, 3 पॉइंट हो गए हमारे पहले। अब फंक्शन पे आते हैं अपन। फंक्शन स्टार्ट करेंगे हम लोग अमीनो एसिड। देखो भाई, अमीनो एसिड जो होता है उसके पास एक अमाइन ग्रुप होता है। क्या होता है अमीनो एसिड के पास, अमाइन ग्रुप, जिसमें होता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये आपकी जो अलग अलग अमाइन ग्रुप्स होते हैं इस तरीके से अलग अलग पेप्टाइड, अमीनो एसिड क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं। आपको कुछ नहीं करना पेप्टाइड बॉन्ड्स का, भूल जाओ मैंने ऐसा कुछ बोला। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि भाई अमीनो एसिड में क्या है, अमाइन ग्रुप है, मतलब नाइट्रोजन है। और बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं क्या, वो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं वो बनाते हैं प्रोटीन। तो एक हो गया आपका अमीनो एसिड में आपका नाइट्रोजन है, प्रोटीन में आपका नाइट्रोजन है। और बहुत सारे आप मतलब ज़्यादातर जो एंजाइम्स होती हैं वो आपकी प्रोटीन से बनी होती हैं। समझ आई बात। क्या कहा मैंने कि अमीनो एसिड बनाएंगे प्रोटीन, प्रोटीन से बनती है आपकी ज़्यादातर एंजाइम। उसके अलावा एक और चीज़ है आपका डीएनए। ठीक है, आपके जो न्यूक्लियोटाइड वगैरह होते हैं ना, डीएनए आरएनए वगैरह। ठीक है, डीएनए बोल दो आप या फिर न्यूक्लिक एसिड बोल दो, दोनों एक ही बात है, न्यूक्लिक एसिड भी एक ही बात है। तो इनमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसमें अलग अलग नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं। फिजियोलॉजी में पढ़ते हो आप, ठीक है, जहाँ भी पढ़ते हो, बट मेरा काम है बस यही बताना आपको। तो अमीनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम और आपका यहाँ पे डीएनए हो गया। ठीक है, एक फंक्शन इसका कंप्लीट। भाई प्रोटीन है तो आप ग्रेन्स में प्रोटीन की क्वालिटी, और जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, इनमें प्रोटीन की क्वालिटी बढ़ाएगा। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एक और फंक्शन है, अब मैं इसको उड़ा रहा हूँ। ठीक है, देख लो, लिख लो चुपचाप। ये पहला फंक्शन इसका मैंने बताया आपको। ठीक है, अमीनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम सब एक साथ जोड़ दो, डीएनए भी। दूसरा ये बताया मैंने आपको कि प्रोटीन है तो भाई ग्रेन्स और लीफी वेजिटेबल वगैरह में प्रोटीन की क्वालिटी इंप्रूव करेगा। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा, हाँ, क्लोरोफिल बनाएगा आपका। ये क्या बनाएगा, क्लोरोफिल बनाएगा। क्लोरोफिल की एक होती है पायरोल रिंग। इसके अगर आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो थोड़ा सा देखते रह जाओगे कि अरे ये तो बड़ा टफ स्ट्रक्चर है, बट याद करने के लिए देखो कुछ नहीं, एक होती है पोरफायरिन रिंग जिसके बीच में होता है मैग्नीशियम। क्या कहा मैंने, पोरफायरिन रिंग में आपका नाइट्रोजन नहीं होता, आपका मैग्नीशियम होता है। इस पोरफायरिन रिंग के चारों तरफ घूम रहा होता है नाइट्रोजन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, पायरोल रिंग। तो एक पोरफायरिन रिंग होती है, उसके पास 4 पायरोल रिंग्स जुड़ी होती है। और पायरोल रिंग में क्या होता है, एक नाइट्रोजन और 4 कार्बन। ठीक है, समझ में आई बात। और अच्छा बनाऊं, मैग्नीशियम होता है आपका, एक होती है पोरफायरिन रिंग। देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको आपको याद रखना है। पोरफायरिन रिंग में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम। ठीक है, इसके चारों तरफ होती है आपकी नाइट्रोजन की पायरोल रिंग, है ना, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नाइट्रोजन है, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ऐसी 4 पायरोल रिंग है। समझ गए ना, ये एक पायरोल रिंग, दूसरी पायरोल रिंग, तीसरी पायरोल रिंग, चौथी पायरोल रिंग। तो क्लोरोफिल के पायरोल रिंग में प्रेजेंट है नाइट्रोजन। समझ आई बात। 3 पॉइंट हमने फंक्शंस में देखे हैं नाइट्रोजन के, बस 3 पॉइंट। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या पूछा है, हाँ ये तो नाइट्रोजन ही हो गया। ठीक है, आंसर पहले ही आ गया। देखो क्या बोल रहा है कि भाई क्लोरोसिस होगी जो आपको, क्या बोल रहा है, इन प्लांट्स येलोविंग और क्लोरोसिस ऑफ लीफ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई है, इन प्लांट्स येलोविंग और क्लोरोसिस ऑफ लीफ ड्यू टू नाइट्रोजन। क्या कहा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन की कमी से अगर येलोविंग या क्लोरोसिस हो रही है लीफ में तो वो आपको पहले कहाँ दिखेगी, मतलब अपर लीफ में, लोअर लीफ में। अभी हमने नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया था, भूल मत जाना। तो बताओ भाई, यंगर लीफ, अपर लीफ, ओल्डर लीफ। थोड़ी एनर्जी कम हो गई यार, कोई नहीं।
मिडल लीव्स, न्यूली इमर्ज्ड लीव्स, ठीक है। देखो मैंने बता दिया आपको, मैं वापस बता रहा हूँ, एनपीके प्लांट के अंदर हाईली मोबाइल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। मतलब इनकी जो आपको डेफिशिएंसी सिम्टम दिखेगा वो ओल्डर लीव्स में देखने को मिलेगा। मैं आपको एक साथ ही एनपीके का दिखाई देता हूँ, ठीक। चलो अब एनपीके का एक साथ मैं आपको डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाता हूँ कि किस तरीके से दिखता है। तो आपको नाइट्रोजन का पता है कि क्या है, क्लोरोसिस होगी या येलोविंग होगी लोअर लीव्स में, नाइट्रोजन का यही डेफिशिएंसी सिम्टम, इतना ही याद रखना है। दूसरा, ये भी एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारा नाइट्रोजन हो गया, तो उसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा? उसके बाद जो एलिमेंट आएगा उसकी खास बात है, हाँ उसका भी अपटेक, सबसे पहले अपटेक आपको पता होना चाहिए। कौन सा एलिमेंट आ गया? फॉस्फोरस, ठीक है। H2PO4 माइनस एंड HPO4 डबल माइनस। देखो ये याद करना आपका, ये क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस का बहुत ही आसान है। जब मैं आगे आपको फॉस्फोरस बताऊंगा वहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है, आपको H3PO4 से स्टार्ट करना है, एक एक हाइड्रोजन रिमूव करते हुए चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी एडजॉर्प्शन फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसका कंसंट्रेशन 0.1 से 0.5%, ठीक है। आपका देखो एक चीज़ याद रखो, नाइट्रोजन और पोटेशियम का 1 से लेके 5% दोनों का है, और फॉस्फोरस का 1/10 कर दो आप, मतलब 0.1 से 0.5% है। तीसरा पॉइंट, हाँ तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक कि तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि इसका मूवमेंट बहुत स्लो होता है। इसका मूवमेंट क्या है, प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसका मूवमेंट क्या होता है? स्लो होता है। किसमें? सॉइल में, सॉइल में। और जो इसका मूवमेंट जनरली होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सॉइल में आपका जो मूवमेंट होता है फॉस्फोरस को, वो जनरली डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन के मूवमेंट की भी बात करेंगे, मास फ्लो क्या है, डिफ्यूजन क्या है, बट अभी इतना ध्यान रख लो कि फॉस्फोरस का सॉइल में मूवमेंट बहुत स्लो होता है और जनरली डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे फॉस्फोरस के बारे में। अब आते हैं हम इसके फंक्शंस के ऊपर। फॉस्फोरस का फंक्शन, रूट ग्रोथ से स्टार्ट करते हैं, चलो रूट ग्रोथ से कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या क्या कर रही है, रूट ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहा है, रूट की ग्रोथ बढ़ा रहा है। उसी से आप एक और चीज़ जोड़ो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी हेल्प करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी फॉस्फोरस हेल्प करता है, ठीक है। कैसे? जो आपका राइजोबियम होता है ना, राइजोबियम, तो राइजोबियम को स्टार्टिंग में नोड्यूल्स बनाने के लिए थोड़ा बहुत फॉस्फोरस चाहिए होता है, ठीक है। फॉस्फोरस नहीं मिलेगा तो राइजोबियम नोड्यूल बनाना स्टार्ट नहीं करता। तो ये आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी आपका हेल्प करता है। हाँ, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका, पहला आपका रूट ग्रोथ बोल दिया, दूसरा आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बोल दिया, बट इससे भी पहले आपको एक और चीज़ बतानी थी, एटीपी। सबको पता है ना भाई, एटीपी, एडिसिन ट्राई फॉस्फेट, यानी फॉस्फोरस। एटीपी बोलो या एडीपी बोलो, ठीक है। इन दोनों में ही क्या है, आपका फॉस्फोरस प्रेजेंट है। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, आपका न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन भी होता है न्यूक्लिक एसिड या आरएनए। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए, इसमें भी आपका फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें भी एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, ठीक है। तो अभी तो डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो आई होप ये 3 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे आपको फॉस्फोरस के बारे में। यार फॉस्फोरस के बारे में मुझे रीचेक करना पड़ेगा, बट मैंने लिख नहीं रखा यहाँ पे कुछ। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मेंशन की हुई है यहाँ पे मैंने, हाँ, सीड और फ्रूट डेवलपमेंट में भी थोड़ा सा हेल्प करेगा आपका। कौन? फॉस्फोरस। किसमें? सीड और फ्रूट डेवलपमेंट में, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या? सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। एक आपका 5वां पॉइंट और है कि जो सीरियल की स्ट्रॉ होती है, सीरियल की जो स्ट्रॉ होती है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को भी थोड़ा सा मजबूत उसको भी करता है, ठीक है। आज थोड़ा सा कभी कभी होता है ना, एनर्जी डाउन सी हो जाती है, ठीक है, बट कोई नहीं, एनर्जी डाउन नहीं रखनी अपन को अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। सबके पास तो सेम मटेरियल है, जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगा और ज़्यादा अच्छे से एग्जाम में करके आएगा, ऑब्वियसली बात है, उसी का सिलेक्शन होगा, है ना, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस की कहानी थी। 4 पॉइंट हैं जो इसके, 4-5 पॉइंट है, याद कर लेना सारे। फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपी की तीनों आपके इंपॉर्टेंट है ना। तो आज एटलीस्ट अपन एनपी और के डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आगे करेंगे, ठीक है। तो रूट ग्रोथ ले हो गया आपका फॉस्फोरस, आगे बढ़ो फिर। हाँ ये आ गया ना, ठीक है। हाँ, डेफिशिएंसी में तीनों की एक साथ डिस्कस कर दूंगा एनपीके की, बस इसके बाद डेफिशिएंसी देख लेते हैं इन तीनों की, बहुत आसान सी है, बस कहानी खत्म। बता भाई, कौन सा एलिमेंट है जो 80 से भी ज़्यादा एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है स्टार्च सिंथेटेज। बता सकते हो इस एंजाइम का नाम? आधा घंटा हो गया आज हमें, देखो मैं बताता हूँ। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको सबसे पहले तो अपन क्या बोलेंगे, अच्छा वो मेरे, ठीक है, स्टार्ट सीक्वेंस में चलते हैं ना, सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहली चीज़ अपटेक फॉर्म, पोटेशियम का अपटेक फॉर्म K+। मैंने बोला सोडियम पोटेशियम को +1 में अपटेक किया जाएगा, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके 2 पॉजिटिव की फॉर्म में अपटेक होंगे।
उसके अलावा इसका कंसंट्रेशन भी नाइट्रोजन जितना ही है, 1 से लेके 5%, ठीक है। नाइट्रोजन 1 से 5%, पोटेशियम 1 से 5% और फॉस्फोरस इनका 1/10 होगा, 0.1 से 0.5%, ठीक है ना। जितना फॉस्फोरस का उतना ही आपके कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर का भी रहेगा, है ना, आगे देखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट नहीं है, नॉट अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट। मतलब क्या हुआ भाई इसका, मतलब ये प्लांट के अंदर कुछ बनाता नहीं है, ये प्लांट के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, इंपॉर्टेंट लाइन है। साइटोप्लाज्म पता है ना, मतलब जो प्लांट में फ्लूइड सा, सेल में जो फ्लूइड सा प्रेजेंट होता है, लिक्विड सा प्रेजेंट होता है, उसी में ये मजे से प्रेजेंट रहता है। ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, क्लोरोफिल वगैरह नहीं बनाएगा, ये कोई ऑर्गेनेल नहीं बनाएगा, ये प्लांट के साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट पहले इसके बारे में हो गए, फंक्शन पे अब हम आएंगे, ठीक। क्या हो गया, K+1 से 5%, और ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत तो नहीं हो गए हैं, हो भी गए तो चलो बस लास्ट है, इसके बाद एक स्लाइड और है, ठीक है। हाँ भाई, कहाँ पहुँचे हैं हम लोग, ठीक। अब इसके फंक्शन देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फंक्शन ऐसे याद करना है हमें, टॉलरेंस। दिख रहा है ना, इस तो एकदम क्लियर है ना। देखो वही है कि थोड़ा ब्लैक से ना राइटिंग थोड़ी वो हो जाती है, बट हर चीज़ बोल रहा हूँ, समझ तो आ ही रहा होगा। खुद के नोट्स बनाओ साफ राइटिंग में। 3 चीज़ों के रिगार्डिंग ये प्लांट में टॉलरेंस प्रोवाइड करेगा। 3 चीज़, टॉलरेंस मतलब सहन शक्ति, कितना टॉलरेट कर पा रहे हैं, ठीक है, कितना टॉलरेट कर पा रहे हैं। तो टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंड, है ना। आप उसको चाहो तो विंटर हार्डीनेस भी कह सकते हो, विंटर हार्डीनेस की विंटर में भाई कितना हार्ड बन जा रहा है, मतलब समझ गए तो आगे बढ़ो। टॉलरेंस कोल्ड के रिगार्डिंग करेगा, ड्रॉट मतलब सूखे के रिगार्डिंग, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे करेगा। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, डिसीज एंड पेस्ट, ठीक है। तो इस वजह से कि डिसीज एंड पेस्ट में भी पोटेशियम टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, इसको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का भी पार्ट किया जाता है कि थोड़ा पोटेशियम डालो आप, जिससे क्या होगा, डिसीज और पेस्ट थोड़े कम लगेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, पेस्टिसाइड थोड़ा सा कम यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट है। ड्रॉट से आप एक और चीज जोड़ो, रेगुलेट स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है। स्टोमेटा की ओपनिंग को भी रेगुलेट करता है। देखो एक चीज ध्यान में रखना, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब देखो सारा खेल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मो रेगुलेशन का ही होता है स्टोमेटा के खुलने या बंद होने में, या फिर प्लांट के मूवमेंट में जो सारा खेल होता है वो ऑस्मोटिक रेगुलेशन का होता है। यहाँ पे 3 एलिमेंट है जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, तो आपका पोटेशियम ही है, उसके अलावा आपका क्लोरीन है, और उसके अलावा आपका सोडियम है, ठीक है। बट याद रखना, सोडियम आपका बेनिफिशियल एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। तो ये तीनों एलिमेंट हैं जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में, ठीक। देखो मैं जल्दी से यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये क्या है, ये बीन नहीं है, ये राजमा नहीं है, ये है गार्ड सेल्स। मतलब जो स्टोमेटा होता है वो इस तरीके से होता है। अब होता क्या है कि अगर पोटेशियम इसके अंदर चला गया ना, तो पानी भी इसके अंदर जाएगा, क्योंकि इसने ऑस्मोटिक बैलेंस बिगाड़ दिया। पानी भी इसके अंदर जाएगा तो ये फूल जाएगा। अब ये फूल गया ना, तो इस तरीके से हो जाएगा, मतलब स्टोमेटा बंद हो जाएगा। अब भाई स्टोमेटा बंद हो गया मतलब पानी का लॉस कम हो गया, पानी का लॉस कम हो गया तो ड्रॉट टॉलरेंस प्रोवाइड करेगा। और अगर पोटेशियम बाहर चला गया तो पानी भी बाहर चले जाएगा। अब पानी बाहर जाएगा तो ये वापस श्रिंक कर जाएगा, और आपका ये जो पोर है वो ओपन हो जाएगा, और वाटर का लॉस आपका वापस शुरू हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। उसके अलावा हाँ, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है, इट एक्टिवेट्स, ठीक है, किसी क्या बोला, किसी स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, बट ये 80 से भी ज़्यादा इंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। एक्टिवेट मोर देन 80 इंजाइम, जिसमें एक इंपॉर्टेंट इंजाइम का हमने नाम लिया है स्टार्च सिंथेटेज। अब इससे एक और चीज जोड़ो आप, देखो स्टार्च की अगर हम बात करें, सिंथेटेज मतलब सिंथेसिस, कहना चाह रहा हूँ कि स्टार्च को बनाने वाली इंजाइम है। और जो आपका फ्रूट होता है ना, फ्रूट, उसके अंदर स्टार्च ही तो प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे फ्रूट पुराना होने लगता है तो उसके अंदर स्टार्च कंटेंट कम होने लगता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देख रहे हो आप, फॉस्फोरस थोड़ा स्टार्च सिंथेटेज को एक्टिव करता है, जिस वजह से ये आपकी फ्रूट की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। शेल्फ लाइफ मतलब वो आपका खराब जल्दी नहीं होगा, थोड़ी ज़्यादा टाइम तक आप उसको रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या करेगा, ये आपकी जो फ्रूट वगैरह है उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएगा, ठीक। उसके अलावा क्वालिटी भी, शेल्फ लाइफ और साथ में क्वालिटी भी बढ़ाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ठीक है, पहला पॉइंट आपका टॉलरेंस के रिगार्डिंग है, 3 चीज़ के रिगार्डिंग टॉलरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने क्या बोला, स्टोमेटा रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन। तीसरा पॉइंट इंजाइम्स के रिगार्डिंग हमने बोला। और चौथा पॉइंट कि आपका ये सेल्फ लाइफ या क्वालिटी भी बढ़ाएगा फ्रूट्स की। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए आपके पोटेशियम के रिगार्डिंग। समझ आ गया ना आसान भाषा में? ठीक है, कंसाइज किया हुआ है बहुत ज़्यादा भी नहीं, अब जितना जरूरी है उतना है। ठीक है, पर मतलब आलतू फालतू की चीज़ें नहीं डाली, जितनी ज़रूरत है उतनी ही डाली है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी देख लें, बस हो गया, सो जाना इसके बाद। ठीक है, चलो देखो, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फिर आ गया फॉस्फोरस। देखो सबसे पहली चीज़, ये तीनों की तीनों प्लांट के अंदर मोबाइल मूव कर जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मोबाइल मूव कर जाते हैं। नाइट्रोजन मैंने आपको क्या बोला, नाइट्रोजन आपका तीनों की तीनों मतलब ओल्डर लीव्स में सिम्टम होंगे क्योंकि मोबाइल है ओल्डर लीव्स में। नाइट्रोजन की बात करूं तो क्लोरोसिस या फिर येलो विंग होती है, नाइट्रोजन क्लोरोफिल बनाता है। ठीक है, क्लोरोसिस या येलो विंग होती है नाइट्रोजन में लोअर लीफ में। और खास बात है कि वी शेप में होती है। ठीक है, ये देख रहे हो ना, वी शेप बन रहा है, एक वी बन गया ये। ठीक है, वी शेप में, तो नाइट्रोजन में हमेशा याद रखना वी शेप में क्लोरोसिस होगी लोअर लीफ में, तो ये वी शेप भी याद रखना। इसका ये विजिबल डेफिशिएंसी सिम्टम है ना, दिख रहा है हमको साफ साफ। पोटेशियम की अगर हम बात करें तो पोटेशियम के केस में भी क्लोरोसिस होगी, बट पोटेशियम के केस में जो है टिप और मार्जिन में क्लोरोसिस होगी। ठीक है, नाइट्रोजन में देखो वी बन रहा था, यहाँ पे तो ए बन गया। ठीक है, बट ए से ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, बट ये है कि टिप और मार्जिन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, पोटेशियम में टिप एंड मार्जिन। और बच्चे को पता है फॉस्फोरस का डेफिशिएंसी सिम्टम कि क्या होता है, यहाँ पे पर्पल कलर आ जाता है। पर्पल कलर आ जाता है, पर्पल कलर क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पिगमेंट जमा होने लगता है जिसका नाम होता है एंथोसायनिन, है ना। सायन एक पर्पल कलर ही तो होता है आपका, सायन मतलब पर्पल जैसे कलर दिखता है ना सायन आपका। ठीक है, तो आपका पर्पल कलर एंथोसायनिन डिपॉजिट होने लगता है, एंथोसायनिन पिगमेंट, जिसकी वजह से लोअर लीफ में क्या होता है, पर्पल कलर आता है फॉस्फोरस के केस में। ठीक है, तो ये विजिबल डेफिशिएंसी सिम्टम आसान से याद होंगे। एक चीज़ और बोल दूं मैं यहाँ पे, जो नाइट्रोजन का लोअर लीफ में, सेम चीज़ सल्फर के केस में अपर लीफ में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इन चीज़ों को डिस्कस। आई होप क्लास समझ आ रही होगी, काम की लग रही होंगी। ठीक है, बताओ तो कंटिन्यू करते हैं, वरना कुछ और देखते हैं। ठीक है, तो करते हैं सॉइल साइंस को कंप्लीट, बनाते रहो नोट्स, दो फिर अच्छे से टेस्ट, और फिर क्या है, फिर क्या अपन बस हो गई हमारी तैयारी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, अपने फीडबैक वगैरह भी देते रहो। अच्छा, कुछ और भी बचा है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, ये तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आपको बता दें कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट है, इट इज़ नाइट्रोजन। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे जिंक आएगा। ठीक है, तो आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो जल्दी से लाइक मारो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, ओके देन, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।